राज्य की परिभाषा को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, किन परिप्रेक्ष्य में हुई, इस पर भी विद्वान एक मत नहीं दिखते हैं। राज्य की परिभाषा तो बाद वाली बात हुई और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इस पर एक मत नहीं है। वहीं राज्य वास्तव में है क्या, इस पर भी एक मत नहीं है। और इस हिसाब से यदि एक प्रक्षेप पथ जैसी बात देखते हैं कि राज्य का विकास का सफ़र कैसा रहा, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि पहले जनजातीय समुदाय जैसी स्थिति रही होगी, फिर नगर समुदाय की बात आई, फिर ग्रीस का नगर राज्य का जिक्र आता है, उसके बाद रोम का सामंती समाज, उसके बाद प्रभु संपन्न राज्य की कल्पना की गई, उसके बाद फांसीवादी राज्य, उसके बाद साम्यवादी राज्य, तत्पश्चात कल्याणकारी राज्य। इन सफ़र, ये प्रक्षेप पथ का यह कालक्रम हम कह सकते हैं, इस रूप में देख सकते हैं। और राज्य को परिभाषा करने की बात जहाँ तक है, राज्य को परिभाषित करने की बात हम देखें तो यहाँ पर कई संदर्भ में इसका परिभाषा हुआ है। कोई नैतिकता के संदर्भ में इसे परिभाषित करते हैं तो कोई एक शोषण के यंत्र के रूप में इसे देखते हैं। यूनानी दार्शनिकों की बात करें तो वे राज्य को एक नैतिक इकाई के रूप में देखते हैं। ईसाई विचारक की बात करें तो वे राज्य को पापों का परिणाम मानते हैं। और वहीं आधुनिक आदर्शवादी विचारक की बात करें तो वे राज्य को सदिच्छा पर आधारित संस्था मानते हैं। और यथार्थवादी तो इसे शक्ति का पुंज कहते हैं। और व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विद्वान ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। और वहीं कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्हें राज्य को उन्होंने एक वर्गीय संस्था के रूप में निरूपित किया है। तो यहाँ पर एक दूसरे से परस्पर विरोधी विचार राज्य के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और राज्य के बारे में आध्यात्मिक विचार भी है। कोई इसे दैवीय संस्था मानते हैं या मानव से ऊपर की चीज़ है जो हमें दिखती है, यही नहीं है, फिजिकल दुनिया ही नहीं है, बल्कि इसके बाहर की चीज़ जो है वही राज्य है। इस रूप में भी इसकी व्याख्या की गई है। तो कभी इसकी व्याख्या अर्ध धार्मिक रूप में भी दिखती है, मैथोलॉजिकल रूप में दिखती है, तो कभी इसकी राज्य को विद्वानों ने वैधता के रूप में परिभाषित किया है कि राज्य शक्ति का एक ऐसा स्वरूप है जिनका कि राज्य उपयोग करता है, इसे वैधता मिली होती है। और हालांकि कहीं न कहीं इन राज्य के संदर्भ में विवाद का स्वरूप हमें दिखता है। लेकिन अगर हम राजनीति की दुनिया में देखें तो राज्य एक अहम चीज़ होता है, एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हमें दिखती है। और अगर हम यहाँ पर राजनीति के संदर्भ में देखें कि किसे क्या कब और कितना कैसे प्राप्त होता है, तो इन सब संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि राज्य एक कार्यकारी संस्था के रूप में दिखती है। राज्य इसे पूरा करता है, किसे पूरा करना है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, तो ये सब इन सब संदर्भ में राज्य एक कार्यकारी संस्था के रूप में नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्वान इस राज्य की इस मत पर भी जो है सहमत हैं कि राज्य के आधारभूत लक्षण होते हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गया, निश्चित भूभाग हो गया, भूमि, सरकार, संप्रभुता। तो इस रूप में भी विद्वानों ने राज्य को देखा है, राज्य के इस तत्व को स्वीकार किया है। राज्य के संदर्भ में इनके चार तत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता को कई विद्वानों ने केंद्र में रखा है। वहीं प्रोफेसर बिलोबी की बात को देखें तो उन्होंने तीन तत्वों के बारे में बात की है। और जैसे जनता का समुदाय, शासन तंत्र एवं शासनकर्ताओं और अधिकारों को निश्चित करने वाला विधान को उन्होंने राज्य की संज्ञा दी है। अर्थात जनता, निश्चित भूप्रदेश, सरकार और संप्रभुता जैसे तत्व जिस संगठन में पाए जाते हैं उसे राज्य की संज्ञा दी है। वहीं गवर्नर की बात करें तो राज्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक विधि की धारणा के रूप में राज्य संख्या की दृष्टि से थोड़े अथवा अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से निवास करता हो, जो किसी बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः या अधिकांश रूप से मुक्त है और जिसकी ऐसी संगठित सरकार हो जिसके आदेशों का पालन निवासियों के बहुल समुदाय द्वारा स्वभावतः किया जाता है। वहीं फिलीमोर जैसे
राजनीति शास्त्री को देखें तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का हवाला दिया है और वे कहते हैं कि राज्य उस जनसमूह को कहते हैं, उस जनसमूह को राज्य कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, जो एक समान कानून को मानते हैं, एक जैसी आदत या रीति रिवाज से बंधे होते हैं, एक संगठित सरकार के माध्यम से अपनी सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर स्वतंत्र संप्रभुता के प्रयोग द्वारा नियंत्रण करते हैं तथा जिसे विश्व के राष्ट्रों के साथ साथ युद्ध एवं संधि करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। और वहीं जॉर्डन की बात करें तो वे कहते हैं राज्य संगठनों और प्रक्रियाओं का संगम है। यह समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों पर आधिपत्य रखता है, नियमानुसार सामाजिक वस्तुओं का वितरण करते हैं। यहाँ पर चंडॉक की बात है, वे कहते हैं राज्यवादियों के लिए ऐसी संस्था है जो सर्वविद्यमान है एवं मनमाने ढंग से कार्य करती है। वे राज्य के मनमाने ढंग से कार्य करने की बात करते हैं। वहीं जेसप कहते हैं कि बॉब जेसप कि कई प्रश्न ऐसे खुद उठ खड़े होते हैं जो राज्य के संदर्भ में विवादों को जन्म देते हैं, जैसे क्या अपनी शक्ति अपनी क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी संप्रभुता के स्थान से राज्य परिभाषित होता है। यह राजनीतिक क्रियाकलाप को किन आधारों पर तय करता है? क्या यह कोई वस्तु है, विषय है या सामाजिक संबंध है या एक साधारण रचना? क्या राज्य विहीनता नहीं रह सकती? राज्य विहीनता एक अस्थायी चीज है। जिससे कहते हैं सभी प्रकार के राजनीतिक संगठनों को राज्य के समान नहीं माना जा सकता और न ही राज्य को केवल एक सरकार, कानून, नौकरशाही, अनिवार्य तंत्र या राजनीतिक संस्था के रूप में समतुल्य माना जा सकता है। नीरा चंडोक का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत में राज्य एक जटिल एवं समस्यापूर्ण विचार है, क्योंकि राज्य से जुड़ी प्रत्येक पूछताछ मूल्यों से जुड़ी होती है या उसके पक्ष से जुड़ी होती है। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्री डेविड विस्टन की बात करें तो वे वैज्ञानिक पक्ष पर जोर देते हैं और वे कहते हैं कि वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है और इसलिए यह उचित होगा कि हम राज्य शब्द का प्रयोग करने से बचें। वहीं निकोलस पुलंतसाज ने राज्य का चित्रण एक अस्पष्ट पहेली के रूप में किया है। पुलंतसाज राज्य को विभिन्न वर्गों के मध्य संबंध का एक नैतिक संघनन मानते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार राज्य निष्ठुरों में सबसे निष्ठुर राक्षस है। यह ऐसी संस्था है जो अच्छी और बुरी दोनों भाषाओं में झूठ बोलती है। वहीं जॉन उरी कहते हैं राज्य को उन्होंने एक ऐसे परजीवी के रूप में वर्गीकृत किया है जो प्रभावशाली लोगों के हितों की पूर्ति करते हैं। जॉन उरी प्रभावशाली लोगों के हितों की पूर्ति के साधन के रूप में राज्य को देखते हैं। राज्य एक आदर्श संगठित पूंजीपति है जो पूंजी में वृद्धि की समर्थन और प्रोत्साहन करती है। इस तरह की बातें होती है की जाती है। वहीं हीगल की बात देखें तो हीगल की नज़र में राज्य सार्वभौमिक है, परोपकारी संस्था है। हीगल राज्य को एक शोभा यात्रा मानते हैं, वे इसे शुभ के रूप में देखते हैं। वे राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखते हैं जहाँ भय नहीं होता, कोई बल का स्थान नहीं होता। राज्य को तो वे इतने पवित्र रूप में देखे हैं हीगल ने। रॉबर्ट नॉजिक की बात करें तो वे राज्य का संगठन किस प्रकार होना चाहिए इसकी बात करते हैं और राज्य के स्थान पर अराजकता क्यों न हो इसकी बात करते हैं। नॉजिक को देखें तो नॉजिक के अनुसार अराजकता में विभिन्न स्वैच्छिक समूहों द्वारा दबाव, पारस्परिक रक्षात्मक समूह, श्रम विभाजन, बाजार का दबाव, विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं और निजी हित ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं और जो न्यूनतम राज्य से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। क्रिस्टोफर डब्ल्यू मॉरिस ने राज्य के कई विशेषताओं को देखा है और वे कहते हैं अंतराल और समय में निरंतरता होती है। वो कहते हैं राज्य राजनीतिक संगठनों का समूह है, इसकी संस्थाएं समय के साथ दृढ़ होती जाती है और उत्कृष्टता के रूप में विशेषता देखिए राज्य का। कहते हैं राज्य की संस्थाएं इसका निर्माण नहीं करती है बल्कि राज्य की संस्थाएं तो उसकी एक एजेंट मात्र है और राज्य की विशेषताओं को वे राजनीतिक संगठन
के रूप में भी देखते हैं। और राजनीतिक संगठन एक ऐसी संस्थाएं होती है जिसके माध्यम से राज्य कार्य करता है। संगठन नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं हो सकता है। और वही एक चीज़ है सत्ता। जो कोई राज्य संप्रभु होता है उसको अपने आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में एक प्रकार की संप्रभुता प्राप्त होती है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं की जा सकती है। और सत्ता संप्रभु जो होते हैं वो अपने भौगोलिक क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता को ग्रहण करते हैं। इसे वैधता मिली होती है, कोई इसका विरोध नहीं करते हैं। राजभक्ति, इसको देखें तो नागरिकों की राज्य के प्रति भक्ति होती है। आप देखते होंगे कि हर एक राज्य की राज्य के प्रति निष्ठा होना अनिवार्य है और राज्य भी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके आवश्यकताओं को राज्य ही पूरा करती है। यहाँ पर राज्य के संदर्भ में पियर्सन की परिभाषा देखें तो वे कहते हैं कि चूंकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार, वहीं आधुनिक राज्य के बारे में पियर्सन कहते हैं कि एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत अपनी संस्थाओं, नौकरशाही, न्यायपालिका एवं सेना के जरिए सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य करता है और एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में राज्य अपनी संप्रभु सरकार के माध्यम से समस्त समूह एवं संस्थाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और राज्य को हिंसात्मक साधन, अवैयक्तिक शक्ति, सार्वजनिक नौकरशाही, सत्ता, वैधता, नागरिकता आदि को नियंत्रित करने वाले एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं डेविड हेल्ड की बात देखें तो वे कहते हैं आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राज्य के विचार को अक्सर व्यक्तित्व शून्य और विशेष अधिकार युक्त कानूनी या संवैधानिक आदेश के विचार के साथ जोड़ा जाता है और यह तय है कि उसमें निश्चित भूभाग में प्रशासन में नियंत्रण की क्षमता होती है। और इस तरह की बातें सबसे पहले प्राचीन रोम में देखने को मिलती है, जब 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय राज्य व्यवस्था का विकास हो रहा था। उस समय यह विचार अधिक उभरा और राज्य के संदर्भ में मैक्स वेबर के विचार को देखें तो वे वैधता की बात करते हैं। हालांकि मैक्स वेबर आदर्श नौकरशाही के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे नौकरशाही की बात करते हैं, नौकरशाही सिद्धांत की बात करते हैं। इसके अलावा राज्य के संदर्भ में वे भूभाग की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं और सबसे बड़ी की वैधता की बात करते हैं। और वेबर के अनुसार संगठन का नौकरशाही स्वरूप आधुनिक राज्य का परिभाषिक तत्व था। नौकरशाही का स्वरूप आधुनिक राज्य का परिभाषिक तत्व था। वे नौकरशाही स्वरूप पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न किया है जिसमें कि नौकरशाही अनिवार्य रूप से थी। और अगर हम कहें तो वेबर का विश्लेषण एक शक्तिशाली, स्वतंत्र एवं उदार राज्य की कल्पना करते हैं जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बदलते रहता है। इस राज्य के कार्य उत्तरदायी नौकरशाही द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, परंतु नौकरशाही द्वारा सारे काम तो संपन्न कराए जाते हैं, परंतु नौकरशाही पर नियंत्रण लोकतांत्रिक ही रही है जो कि वे विवादास्पद मानते हैं। और कहते हैं सभी समाजों के उदार समन्वय के लिए केवल बाजार ही एक ऐसी रचना है जो उन्हें एक स्वरूप प्रदान करता है। हालांकि बाजार एवं नौकरशाही दोनों ही समाज की शक्ति संरचना को प्रदर्शित करते हैं। उस समाज की शक्ति की संरचना ऐसी है और एक ऐसी संरचना जिसका कोई नैतिक पक्ष या समर्थन तो नहीं है, लेकिन उसे कहीं न कहीं वैधता प्राप्त होती है। वेबर को समर्थन देते हुए डेविड हेल्ड भी कहते हैं कि राज्य की विशेषता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि राज्य समाज में श्रेष्ठ शक्ति संबंधों का निर्माण करे।
और इन शक्ति संबंध को अस्थिरता प्रदान करे, तभी समाज में स्थायित्व प्रदान हो सकेगा। राज्य के पास सत्ता को चयन करने का अधिकार होना चाहिए, उसे वर्गीकृत करने की इच्छा होती चाहिए और उसे एक संहिताबद्ध औपचारिक संहिता और संस्थाओं में व्यवस्थित करने की एक क्षमता होती है। राज्य के संदर्भ में हेबरमास का विचार है कि राज्य का वास्तविक स्वरूप और उसकी विचारधारा के मध्य संघर्ष राज्य के लिए राज्य की समाज रक्षक की भूमिका आज या कल राज्य की वैधता का संकट उत्पन्न करता है। इसको ज्यादा स्पष्ट करते हुए युगन हेबरमास कहते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक संबंध में राज्य का क्रियाकलाप बढ़ता दिखता है, लेकिन यह पूंजीवाद का एक लक्षण है। ऐसा इसलिए कि आर्थिक संकट जब होगा, आर्थिक संकट से बचने के लिए सरकार राज्य उत्पादन की लागत में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे, पूंजीवाद को वो बढ़ावा देंगे, परंतु यह एक मात्र निर्णय नहीं होगा। आर्थिक तथ्य ही एक चीज आधारित इसी पर सब चीज नहीं होता है। पूंजीवादी राज्य व्यवस्था में राज्य पूंजी में वृद्धि हेतु प्रयासरत रहेगा और यह तय है कि वह पूंजीवाद का समर्थन करेगा और पूंजीवाद के समर्थन में कहीं न कहीं आम जनता को कष्ट पहुंचेगा, उनका शोषण पहुंचेगा होगा, लेकिन वहीं राज्य अपना छवि अच्छा दिखाएगा। इसी क्रम में यदि जनसम्मान की निष्ठा को खतरा दिखता है तो कहीं न कहीं राज्य की वैधता का संकट उत्पन्न होगा। एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन में गुन्नार मिल्डर लिखते हैं कि सरकार की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह राज्य की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करती है और अपना लक्ष्य का प्रचार किससे करती है। वो लिखते हैं कि सरकार अपनी घोषित नीतिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता है और इससे यहाँ पर दो तरह की बातें हुए, दबाव नहीं डालकर दयालु राज्य की बोध कराते हैं पब्लिक को। जैसे कि करों का एकत्रीकरण की बात होती है या दंड इत्यादि की बात होती है, तो यहाँ पर कठोर राज्य की भी बात होने लगती है। अगर पब्लिक को लगती है कि किसी प्रकार की शक्ति की बात होती है तो उसे वही स्टेट फिर हार्ड स्टेट जैसा लगने लगता है और वहां पर फिर वह राज्य सरकार क्या करती है, अपने नीतिगत लक्ष्य के लिए जनता पर दबाव डालती है और ऐसी बातें आपको सैनिक तंत्र में, तानाशाही तंत्र में अधिक दिखती है। वैसे अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो प्रत्येक राज्य में इन दयालु एवं कठोर राज्य का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है और राज्य की स्वीकृति के बिना कोई भी शक्ति का प्रयोग होता नहीं है। इस बात को मॉरिस भी स्वीकारते हैं। राज्य भी सोचता है कि हम सामान्य जनता के समान हितों की पूर्ति करें और उससे अपनी वैधता प्राप्त करें। यहाँ पर बुलंदशाह के विचार फिर प्रासंगिक दिखते हैं कि राज्य विचारधारात्मक एवं सांकेतिक रूप से वैधता में ज्यादा निहित हमें दिखती है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज लहराना या गणतंत्र दिवस का कोई परेड हो तो वहां पर भारत जैसे देश में सांकेतिक रूप का एक अभ्यास की बातें दिखती है। तो इस तरह की बातें दिखती है, एक वैधता लिए होती है राज्य और आम पब्लिक से वैधता लिए होती है, आम पब्लिक में भरोसा भी जगाती है। राज्य के संदर्भ में संप्रभुता जैसे तत्व भी दिखते हैं और संप्रभुता के आधार पर विभेद भी किया जाते हैं। यहाँ पर दोनों तरह की संप्रभुता की बात होती है, आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से, और यह हर जगह दिखता है। संप्रभुता राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या फिर वह लोकतंत्र हो। और यहाँ पर रूसो कहते हैं कि संप्रभुता वो हस्तांतरणीय होती है, वो विभाज्य होती है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता है या किसी को दिया नहीं जा सकता है। वहीं रूसो ने सरकार एवं लोगों की संप्रभुता में भी अंतर बताया है। जैसे जब सरकार सत्ता में आ जाती है तो वहां पर फिर वे विधानसभा में सर्वोच्च हो जाती है, विधानसभा सर्वोच्च हो जाती है और संप्रभुता स्थगित हो जाती है। वे अपने मनोनुकूल यहाँ पर निर्णय लेते हैं। हालांकि इसके पूर्व के उदारवादी विचारक के संदर्भ में यदि हम देखें संप्रभुता को, हॉब्स, लॉक या रूसो की, तो संप्रभुता के बारे में तो ज्यादा
असीमित रूप नजर आता है। हॉब्स ने तो निरंकुश राजतंत्र की बात कही है, लेवियाथन की बात कही है। संप्रभुता उसमें छिपी होती है एक निरंकुश राक्षस की तरह। सर कथा लेवियाथन की बात होती है, जहां कि वे इतने अमर्यादित शक्ति रूप में होते हैं, इतने असीमित शक्ति के रूप में होते हैं, उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता है और वे फिर अपने मनमानी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और लोग उसे खड़ा करते हैं। लोग संप्रभुता का वास में स्वतः देते हैं और उस संप्रभुता, उस असीमित शक्ति के माध्यम से राज्य की सुरक्षा, राज्य की शांति व्यवस्था की लोग कल्पना करते हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में भी यह कहा जाने लगा कि उसका राज्य का अस्तित्व एक सीमित भूभाग के पूर्ण नियंत्रण पर ही निर्भर करता है और संप्रभुता को एक एकीकरण के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। राज्य के जनसंख्या को महत्व दिया जाने लगा और किसी केंद्रीकृत सेना का भी सुरक्षित रूप से विस्तार माना जाने लगा। इसके साथ साथ जो एक परिघटना यह भी हुई कि अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई, या इतनी बढ़ती चली गई या निरंकुश संप्रभु के नियंत्रण में मानो चली गई। और चाहे इसका विस्तार सम्राट के संदर्भ में हो या संसद के संदर्भ में हो, अर्थव्यवस्था का काफी अधिक विस्तार हुआ, जो कहीं न कहीं निरंकुशता के दायरे तक पहुंचता चला गया। संस्थागत रूप से संप्रभुता के सिद्धांत में परिवर्तन हुआ और जो माना जाता था कि संप्रभुता शासक में बसती है, वह अब जनसामान्य में बसने लायक समझी जाने लगी और संप्रभुता को जनता में पास होते जाने को मान्यता मिलने लगी। संप्रभुता को बाजार व्यवस्था में देखी जाने लगी, उसको एक निजी क्षेत्र के संरक्षक के रूप में स्थापित की जाने लगी और संप्रभुता के रूप में राज्य को जनता द्वारा निर्मित बताया गया, जो कि वह लगे कि जनता की वह निजी संपत्ति है या फिर उसके एक अभिव्यक्ति के रूप में है। कि जॉन बोधा को देखें या 17वीं सदी में थॉमस हॉब्स को देखें तो वहां पर राज्य को संप्रभुता प्रदान की गई है और इतनी अधिक संप्रभुता प्रदान करके देखा गया है कि वह पूर्णतः निरंकुश हो गया है। कोई किसी प्रकार की सीमा ही नहीं उसके ऊपर और उसे अपना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है और राज्य पारंपरिक कानूनों के प्रशासन तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जो नए नए कानून का निर्माण करने की बात है वह भी राज्य कर सकता है। हम देखते हैं कि हॉब्स संप्रभुता के प्रयोग के लिए सीमा तय करते हैं और कहते हैं कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्य को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। वहीं नई संप्रभु शक्ति के संदर्भ में हम लॉक, मॉन्टेस्क्यू और इमैनुअल कांट को भी देख सकते हैं, जहां इस बात पर बल दिया गया कि राज्य उन अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है जिससे कि व्यक्ति नागरिक समाज से संबंधित होते हैं। ऐसा गैम्बल कहते हैं कि व्यक्ति नागरिक समाज से संबंधित होते हैं और उसका व्यक्तियों पर पूर्ण अधिकार नहीं होती है। कुछ चीजें जैसे स्वतंत्रता हो या खुशहाली हो, व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए यह अति आवश्यक बन गई है और सरकार को इन्हें प्रतिबंधित करने की मनाही दी गई। कालांतर में ऐसी बातें दी गई कि व्यक्ति पर वह कम से कम हस्तक्षेप करे, व्यक्ति की आजादी में वह पूर्णतः निरंकुशता जैसी कोई व्यवस्था नहीं करे। हम देखते हैं कि संप्रभु राज्य की बातें जब होती है तो एक निश्चित प्रदेश पर निश्चित क्षेत्र की जनता के लिए यह होता है और यह एक सत्ता का स्वरूप ग्रहण करता है। लेकिन आज की भूमंडलीकृत व्यवस्था में देखें, जहाँ पूंजीवाद का बोलबाला है, वहाँ राज्य को संप्रभुता तो प्राप्त है, लेकिन कहीं न कहीं राज्य की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो गया है। विशेष करके नई आर्थिक नीति वैश्विक स्तर पर जब से 1970 के बाद
आती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वहाँ संप्रभुता का स्वरूप बदल गया। स्वरूप जो संप्रभुता का पारंपरिक अर्थ लगाया जाता था वह परिवर्तित हो गया, विशेषकर वैश्विक स्तर पर जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ये सारे संगठन जब अस्तित्व में आते हैं तो व्यापार के नियम इस तरह बनाए जाते हैं कि वहां पर आपकी संप्रभुता की कोई बात ही नहीं रह जाती है। आपको उसी संगठन का बात मानना पड़ता है, उसके अनुकूल अपने बाजार को खोलना पड़ता है, उसके तय नियम पर आपको चलना पड़ता है। तो जाहिर है यहाँ पर राज्य की संप्रभुता कहीं न कहीं खतरे में पड़ती दिखती है। एक तरह से संरचनात्मक कार्यक्रम में देश को भाग लेना अब आवश्यक कर दिया जाता है, वहीं कहीं न कहीं उसकी संप्रभुता पर दबाव डाला जाता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण एक ऐसी विचारधारा के रूप में है, एक ऐसी संस्थागत स्वरूप में है जो व्यवस्था के केंद्र से उत्पन्न हुई है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर किसी भी राष्ट्र राज्य से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके साथ साथ वह राष्ट्र राज्य की अपनी राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करने की बात में दखलंदाजी करते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। राज्य उन नियमों का, उन बाधाओं का पालन करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। छोटे छोटे राज्य को विशेष करके ज्यादा परेशानी हो रही है, वे विश्व बाजार के चंगुल में फंसे नजर आते हैं। और यही कारण है कि कुछ शोधकर्ता, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की तारीख में राष्ट्र राज्य खुद घोर संकट में है। संप्रभुता की बात तो छोड़ दीजिए। एक शिक्षा राजनीतिक विद्वान हुए सुदीप्तो कविराज, वो कहते हैं राष्ट्र राज्य का संकट उत्पन्न हो सकता है, और यह तो हो गया है। भारतीय राष्ट्र राज्य का इतिहास देखें तो यहाँ पर केंद्रीय विरोध, आर्थिक विकास आपको राजनीतिक पहचान के तथ्य के रूप में दिखती है। राज्य एक ऐसा समय आया कि राज्य को जब देश के पास ज्यादा विदेशी मुद्रा नहीं बचा था तो उस समय कहा जाता है कि अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी संप्रभुता एक ऐसी मोड़ पर आ जाती है जहाँ कि आपके पास व्यवस्था इतनी अधिक हो जाती है कि आपको उस विश्व व्यापार संगठन की बात मानने के सिवा, विश्व बैंक की बात मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचता है। और यहाँ पर वे मनमानी करते हैं। बहरहाल यहाँ पर केंद्रीकृत राज्य की बात करें तो यह आर्थिक परिवर्तन तो दिखता है, समान बाजार व्यवस्था दिखती है, वहीं दूसरी ओर शक्तिशाली नौकरशाही भी दिखती है, विशाल प्रबंधक का वर्ग दिखता है, एक पूंजीवादी व्यवस्था में व्यवसायी का बड़ा वर्ग दिखता है जो यहाँ पर सत्ता का महत्व समझता है और इस सत्ता का नियंत्रण रहता है। वस्तु हो या श्रम बाजार, हर स्तर पर सत्ता का नियंत्रण होता है। यहीं पर इस माहौल में प्रक्रिया होती है, एक निषेध हो जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता आदि का भी वातावरण यहाँ पर उत्पन्न होता है। हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राज्य की बात करें तो भारतीय राष्ट्र राज्य के जीवन को भी इस पूंजीवादी व्यवस्था में कहीं न कहीं खतरा दिखता है। और जैसा कि एक विद्वान हुए जॉन डुन, उन्होंने भी कहा था कि हर प्रकार की प्रभुसत्ता संबंधित होती है। अगर राष्ट्र राज्य का कोई संकट होता है तो यह किसी अन्य की अपेक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा को अधिक खतरा पहुंचाएगा। हालांकि बर्टुची और एल्बर्टी जैसे भी विचारक हैं जो वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों की भूमिका में काम करके नहीं देखता है, बल्कि राष्ट्र राज्य की भूमिकाओं को यह नए सिरे से परिभाषित करता है। संप्रभुता को यह गौण नहीं मानता है। एक विद्वान हुए ब्रेस्टर परेसा, उन्होंने भी माना है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों को कूटनीतिक रूप से अधिक सक्षम बनाता है, ये कमजोर नहीं करता है राष्ट्र राज्य को वैश्वीकरण द्वारा। और यहाँ पर पूर्ण बाजार अथवा एक पूर्ण राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था का वर्णन नहीं इसके पहले मिलता है। और कुछ विद्वान ने कहने का तात्पर्य है कि उनका मानना है कि नागरिक समाज की उत्पत्ति बढ़ी है, वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी है, इससे अंतर्राज्यीय संबंध एक दूसरे के बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं और संप्रभुता को नष्ट नहीं किया गया है। संप्रभुता नष्ट हुई है ऐसी बातें नहीं है। वे तर्क देते हैं कि वर्तमान में तो यह सहयोग बढ़ा है और यह सहयोग राज्य को आवश्यक रूप से कमजोर नहीं करता है, बल्कि यह उसे शक्तिशाली बनाता है, उसकी अपनी कमजोरी दूर करने का एक अवसर मिलता है, सहयोग का वातावरण मिलता है, सहसंबंध से एक ढांचा तैयार करते होता है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर राष्ट्र राज्य को मजबूती मिलती है, कुछ विद्वानों का कहना है। वहीं नील्स कार्लसन जैसे विद्वान भी हैं, उन्होंने राज्य कहा है कि राज्य
का विकास 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और वे कहते हैं सभी पश्चिमी लोकतंत्र में राज्य का स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ और अधिक बढ़ता गया, और राज्य बढ़ा, उनका स्वरूप बढ़ा, तो यहाँ कहीं न कहीं निरंकुश रूप में ही नहीं बढ़ा बल्कि आदर्श रूप में भी बढ़ता है। यही आदर्श रूप कालांतर में समाजवादी व्यवस्था का रूप लेती है, और आधुनिक परिवेश में तो कल्याणकारी राज्य का भी दर्जा वो पाते हैं। वे पूर्व की तरह सिर्फ विवरण की बात नहीं करते हैं बल्कि नियम व्यवस्था स्थापित करते हैं और कल्याण की बात करते हैं, सार्वजनिक व्यय का खुलापन लाते हैं, उच्च स्तर तक करते हैं, आम पब्लिक की ज्यादा रखवाली होती है, ज्यादा खुशहाली की बात की जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखा जाता है, वहाँ पर ध्यान दिया जाता है, और अगर टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स का लाभ आम जन को मिले, ऐसी भी बातें की जाती है। कुछ व्यक्ति तो निजी क्षेत्रों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की बात को कम किए हैं कि निजी क्षेत्र में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से हालांकि समाजों में बहुत ज्यादा राजनीतिकरण भी देखने को मिलता है, लेकिन राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। हालांकि हम वैश्वीकरण के संदर्भ में देखें तो राज्य का स्वरूप कहीं न कहीं व्यापक अर्थों में बदला है, और अगर हम लोक प्रशासन की दृष्टि से देखें तो जैसा कि पियरे ने कहा है कि राज्य का अर्थ एक ऐसे संगठन से है जो सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था का निर्वहन करता है, और हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक ऐसी कुंजी के रूप में जो है जो राज्य को नागरिक समाज से जोड़ती है। राज्य के अधीन की विभिन्न विचारधारा का विश्लेषण भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न आधार पर करते हैं। यह हम कह सकते हैं कि राज्य पर अनगिनत विचार हैं, अनगिनत दृष्टिकोण हैं। इन सब के बावजूद राज्य के क्रियाकलाप के व्यवहारिक प्रमाण यही बतलाते हैं कि राज्य का ढांचा किसी खास दृष्टिकोण से ही प्रभावित नहीं होता, किसी बात से ही प्रभावित नहीं होता, या भिन्न भिन्न संदर्भ को अपनाता है, और समय के साथ इसने अपने स्वरूप में भी काफी अधिक बदलाव लाया है।